हेलो दोस्तों, सितारे ग्लोबल पॉइंट में आपका स्वागत है। तो आज हम आपको क्लास 10th का हिस्ट्री चैप्टर 1 का जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने वाले हैं। और अगर आप भी क्लास 10th में पढ़ते हो तो आप इस वीडियो को अच्छे तरीके से देखें। हम बहुत ही बारीकी से और बहुत ही एक्सप्लेन में आपको क्वेश्चन कराते चलेंगे। तो देखिए, यहाँ पर अगर आप भी क्लास 10th में अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो ये सारा ऑब्जेक्टिव आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और यहाँ से एक भी प्रश्न जो है बाहर नहीं आ सकता है एग्ज़ाम में। तो ये है आपका पहला चैप्टर 1 और इसी प्रकार से आपको चैप्टर 1, 2, 3 इस प्रकार से आपको वीडियो मिलता रहेगा और आप इसे ज़रूर देखिएगा, है ना। तो चलिए हम लोग डायरेक्ट आगे की ओर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन है कि फ्रांसीसी क्रांति का प्रमुख कारण क्या था। ऑप्शन ए है प्रजातंत्र शासन, निरंकुश शासन और गिरफ्तारी पत्र, है ना। तो क्या इसका आंसर होने वाला है निरंकुश शासन। फ्रांस की क्रांति की बात करेंगे दोस्तों, तो फ्रांस की क्रांति जो है 1789 ईस्वी में होती है और फ्रांस की क्रांति के समय जो राजा थे वो लुई 16वां थे। कौन थे? लुई 16वां। आपको याद रखना है कि फ्रांस की क्रांति के समय वहाँ के राजा कौन थे? तो लुई 16वां थे। और लुई 16वां की मृत्यु जो है फाइनली जो है 1793 में गिलोटिन पर चढ़ा दिया जाता है, यानी कि फांसी की सज़ा 1793 में दिया जाता है। तो इस प्रकार से आपको याद रखने चलना है कि फ्रांस की क्रांति का कारण क्या था? निरंकुश शासन, यानी कि निरंकुश उसको बोलते हैं जहाँ पर कोई अंकुश ना लगा, है ना। तो उसी को निरंकुश बोला जाता है। यह क्रांति कब हुई? 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई और उस समय राजा कौन थे? तो लुई 16वां थे, जो कि एक निरंकुश शासक थे। और उस समय किस वंश का शासन था ये भी आपको याद रखना है। तो बुर्बो वंश। क्या बोलेंगे? कि बुर्बो वंश का शासन था। तो ये भी आपको याद रखते चलना है। तो बुर्बो वंश का शासन था। फिर इसके बाद देखिएगा तो आपको फ्रांस की राजगद्दी पर जो है नेपोलियन बोनापार्ट जो है राजा बनेंगे। तो नेपोलियन बोनापार्ट जो है 1804 ईस्वी में फ्रांस के सम्राट बन जाते हैं और उसी समय वो नेपोलियन संहिता लागू कर देते हैं। तो आप इस प्रकार से याद रखिएगा तो आपका एक भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न नहीं छूटेगा। तो चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे, अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न आप देखिएगा तो अगला प्रश्न आपसे बोला गया है कि फ्रांस में किस शासक वंश की स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा किया गया। बहुत ही आसान प्रश्न है। देखिए, वियना कांग्रेस सम्मेलन जो है 1815 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1815 ईस्वी में हुआ था वियना कांग्रेस सम्मेलन। और इसकी अध्यक्षता जो कर रहे थे उनका नाम था क्या? तो उनका नाम था मेटरनिक, है ना। तो मेटरनिक जो है वियना कांग्रेस की अध्यक्षता कर रहे थे, है ना। और देखिएगा तो मेटरनिक जो है वियना सम्मेलन की क्या कर रहे थे? अध्यक्षता। और वियना सम्मेलन के बाद जो है क्या होता है कि फ्रांस के मतलब जो यानी कि जो है फ्रांस में किस शासक वंश यानी कि फिर से पुरानी व्यवस्था को लागू किया जाता है, फिर से बुर्बो वंश की स्थापना जो है किया जाता है। तो इस प्रकार से आप याद रखते हैं तो आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो चलिए अगला प्रश्न आप देखिएगा। देखिए अगला प्रश्न क्या है आपसे। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि नेपोलियन संहिता जो है किस वर्ष लागू किया गया। हमने आपको अभी बताया कि नेपोलियन संहिता जो है 1804 ईस्वी में नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा लागू किया गया। और नेपोलियन बोनापार्ट जो है 1804 में फ्रांस के सम्राट बन जाते हैं। नेपोलियन बोनापार्ट देखिएगा तो इटली को भी एकीकरण लगभग इटली और जर्मनी का एकीकरण लगभग कर दिए थे, है ना। और देखिएगा यानी कि नेपोलियन बोनापार्ट की बात करें तो नेपोलियन बोनापार्ट जो है वो 1804 में सम्राट बनते हैं और वो ट्रांसपेरेंट गणराज्य की भी स्थापना करते हैं। तो आपको पूछा जाएगा कि ट्रांसपेरेंट गणराज्य की स्थापना जो है नेपोलियन बोनापार्ट ने कहाँ किया था? तो इटली में। कहाँ? आपको ये भी याद रखना है ट्रांसपेरेंट गणराज्य की स्थापना किसने किया? तो नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। और सिसिली पाइन गणराज्य की भी स्थापना किसने किया था? तो नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। तो ये आपको याद रखते चलना है। चलिए अगला क्वेश्चन, वियना सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? वियना सम्मेलन कब हुआ था? हम आपको बताए थे 1815 ईस्वी में वियना सम्मेलन हुआ था। और वियना सम्मेलन के जो अध्यक्ष थे उनका नाम क्या था? तो मेटरनिक, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आपका क्या होने वाला है? राइट आंसर होने वाला है।
तो चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आप देखिएगा कि मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या था। हमने आपको बताया, देखिए मेटरनिक युग कब से कब को बोला गया, तो 1815, क्योंकि वियना सम्मेलन 1815 से होता है, 1848 तक चलता है मेटरनिक युग, है ना। तो इसको बोला गया 1815 से लेकर के 1848 तक को मेटरनिक युग कहा गया। अगर आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा पॉइंट लगे और आपको याद न रहे तो वो चीज़ आप जरूर अपने कॉपी या नोट्स में उतार लीजिएगा। तो चलिए मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या था। देखिए यहाँ पर मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य था पुरातन व्यवस्था को फिर से लागू करना, है ना, तो यही उद्देश्य था। अगला प्रश्न देखिएगा, मेटरनिक कौन था। तो हमने बताया था मेटरनिक जो है आपका ऑस्ट्रिया का चांसलर था। मेटरनिक क्या था, तो मेटरनिक जो है अब अगर आपसे पूछे मेटरनिक कौन था तो वो ऑस्ट्रिया का चांसलर था, है ना, और वह घोर प्रतिक्रियावादी राजा था और उसका नीति करने का मूल मंत्र क्या था, शासन करो और कोई परिवर्तन न होने दो। तो इस प्रकार से आप सब्जेक्टिव में भी लिख सकते हैं, आपको एग्जाम में पूरा अंक दिया जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, किसने कहा था फ्रांस जब छिपता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। यह बात जो है किसने बोला था, मेटरनिक ने बोला था। तो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। रोमानीवाद क्या था। देखिए रोमानीवाद जो है क्या था, तो एक सांस्कृतिक आंदोलन था। रोमानीवाद क्या था, एक सांस्कृतिक आंदोलन था, यह आपको याद रखना है। देखिए अगला प्रश्न आप देखिएगा, तो इटली और जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। तो काफ़ी आसान प्रश्न है। जो जब हम लोग इटली और जर्मनी या फ्रांस की बात करें, ये सभी देश जो है आपका यूरोप महादेश के अंतर्गत आता है। और हम लोग पढ़े हैं यूरोप में राष्ट्रवाद, जो कि मतलब चैप्टर का ही नाम क्या है, यूरोप में राष्ट्रवाद, यानी कि यूरोप में जो भी देश शामिल था उनका राष्ट्रवाद किस प्रकार से हुआ है, किस प्रकार से राष्ट्रवाद के प्रति सोच आया, और इसी को क्या बोला गया है, तो यूरोप में राष्ट्रवाद बोला गया है ना। तो देखिए अगला क्वेश्चन देखिएगा आप, मरियान किस देश का राष्ट्रवाद का प्रतीक है। तो मरियान जो है फ्रांस देश का राष्ट्रवाद का प्रतीक माना जाता है। अगला प्रश्न आप देखिएगा, तो अगला प्रश्न कहा जाता है वियना कांग्रेस कब हुआ। हमने आपको अभी बताया था कि वियना कांग्रेस सम्मेलन जो है 1815 ईस्वी में हुआ था, और वियना कांग्रेस सम्मेलन का जो अध्यक्ष कर रहा था वो कौन था, तो आपका मेटरनिक था, है ना। और मेटरनिक कौन था, तो मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था, ये आपको जरूर याद होगा, है ना। तो इस प्रकार से अगर एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है तो आप इसे जरूर याद कर ले या उतार ले अपने कॉपी में, है ना। तो चलिए आगे की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, तो यंग यूरोप के संस्थापक कौन थे। तो यंग यूरोप के संस्थापक कौन है, तो मेजनी है। यंग यूरोप के संस्थापक कौन है, तो मेजनी है। मेजनी देखिएगा, तो मेजनी को इटली के एकीकरण का क्या बोला जाता है, तो इटली के एकीकरण का मसीहा बोला जाता है। इटली के एकीकरण का मसीहा किसे कहा जाता है, इटली के एकीकरण का पैगंबर या मसीहा किसे कहा जाता है, तो आपको याद रखना है इटली के एकीकरण का मसीहा जो है मेजनी को कहा जाता है। तो इटली के एकीकरण का मसीहा जो है किसे कहा जाता है, तो मेजनी को कहा जाता है, हमने आपको बताया। और मेजनी के बारे में और भी जानना है तो देखिए मेजनी ने इटली के एकीकरण करने के लिए यंग इटली की स्थापना किया, यंग इटली। फिर देखिएगा यंग यूरोप, फिर क्या किया, यंग यूरोप की स्थापना किया इन्होंने, यंग यूरोप। और इसके बाद देखिएगा तो फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक संस्था का भी गठन इन्होंने किया। तो फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक संस्था का नामक संस्था का भी गठन किया। देखिए यंग इटली की बात करें तो यंग इटली की स्थापना इन्होंने कब किया था, आपको याद रखना है यंग इटली की स्थापना 1831 ईस्वी में किया था। यंग यूरोप की स्थापना जो इन्होंने कब किया, तो 1834 ईस्वी में किया। और फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक संस्था का गठन 1851 ईस्वी में किया। तो ये सारा क्वेश्चन आपको याद रखना है एक्स्ट्रा में। इटली के एकीकरण का मसीहा या पैगंबर किसे बोलते हैं, हमने आपको बताया इटली के एकीकरण का पैगंबर या मसीहा किसे बोला जाता है, मेजनी को। और देखिए इटली का एकीकरण और जर्मनी का एकीकरण जो है कब हुआ था, तो आपको याद रखना है 1871 ईस्वी में जो है इटली और जर्मनी दोनों का एकीकरण हुआ है। तो इटली का एकीकरण भी पूछेगा तो 1871, और जर्मनी का भी पूछेगा तो 1871 मारना है। वही बात करें कि जर्मनी का एकीकरण जो है किस युद्ध के बाद हुआ था, तो आपको याद रखना है सेडोवा युद्ध के बाद हुआ था। सेडोवा युद्ध के बाद हुआ था। देखिएगा अगला प्रश्न, मेजनी का संबंध जो है किस संगठन से था। यहाँ पर देखिए लाल सेना, तो देखिए लाल सेना का संबंध जो है ट्रॉन्टस्की से हो जाएगा, क्योंकि लाल सेना का गठन किसने किया, ट्रॉन्टस्की ने किया। और कार्बोनरी का संबंध जो है किससे है, तो कार्बोनरी का संबंध जो है मेजनी से है। और मेजनी ने कार्बोनरी की स्थापना जो है 1810 ईस्वी में हुई थी। तो कार्बोनरी का संबंध जो है किससे है, तो कार्बोनरी का संबंध जो है मेजनी से है। अगला प्रश्न आप देखिएगा, किसने अपनी कूटनीति के बल पर इटली की समस्या को संपूर्ण यूरोप की समस्या बना दिया, तो वो आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया है काउंट कापूर, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, यंग इटली के संस्थापक कौन थे। तो यंग इटली के संस्थापक कौन थे,
तो आपको याद होगा, देखिए यंग इटली की स्थापना जो किया मेजनी ने किया, यंग यूरोप की भी स्थापना मेजनी ने किया, और फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक संस्था का भी गठन किसने किया? मेजनी ने। गैरीबाल्टी को क्या बोलते हैं? तो इटली के एकीकरण का तलवार कहा जाता है। आपको याद रखना है, इटली के एकीकरण का तलवार किसे कहा जाता है? तो इटली के एकीकरण का तलवार भी जो है गैरीबाल्टी को बोला जाता है। और देखिए काउंट काबूर जो कि एक कूटनीतिज्ञ थे, है ना। तो आप इस प्रकार से आप याद रखिए, सारा के सारा जितना भी हम आपको बता रहे हैं सभी याद रखिएगा। लाल कुर्ती का गठन किसने किया? यहाँ पर अब लाल कुर्ती की बात आया है तो हम आपको पूरा डिटेल में बताएंगे कि लाल कुर्ती ही सिर्फ आपको याद नहीं रखना है। लाल कुर्ती तो अभी आप मार दीजिएगा गैरीबाल्टी। लाल कुर्ती का गठन किसने किया? तो गैरीबाल्टी। देखिए यहाँ से जो भी प्रश्न बनेगा आपको याद करना है। लाल कुर्ती के बाद आपको लाल सेना भी याद रखना है। तो लाल सेना का गठन किसने किया था? तो लाल सेना का गठन जो है ट्रॉन टस्की ने किया। ट्रॉन टस्की ने किया। तो आपको याद रखना है कि लाल सेना का गठन जो है ट्रॉन टस्की ने किया था। लाल सेना के बात कीजिएगा तो लाल खमेर सेना। इसके बाद क्या कहिएगा? लाल खमेर सेना। तो लाल खमेर सेना का गठन किसने किया? तो लाल खमेर सेना का जो गठन किया था वो नरोत्तम सिंहानुक। क्या थे? नरोत्तम सिंहानुक ने किया था। नरोत्तम सिंहानुक। वहीं बात करें कि भारत में लाल कुर्ती सेना का गठन जो है किसने किया? भारत में लाल कुर्ती सेना का गठन किसने किया? तो खान अब्दुल गफ्फार खां। खान अब्दुल गफ्फार खां, ये भी आप याद रखिएगा। तो ये सारा प्रश्न आप ज़रूर याद रखिए। इससे आपका जो है काफ़ी, ये सब काफ़ी डिटेल हो गया। हमने जब पढ़ाते तो इसी प्रकार से जो है आपको लिखाया जाता है, तो आप इसे ज़रूर नोट कर ले अपने कॉपी में। देखिए यहाँ पर काबूर कौन थे, यानी कि काउंट काबूर जो है वो क्या थे? देखिएगा काउंट काबूर की बात करें, सबसे पहले हम लोग विक्टर इमैनुअल को पढ़ेंगे। विक्टर इमैनुअल जो कि सार्डिनिया पिडमोंट के राजा रहते हैं, और ये काउंट काबूर और विक्टर इमैनुअल दोनों चाहते रहते हैं कि इटली का एकीकरण हो। विक्टर इमैनुअल ने इसीलिए काउंट काबूर को क्या करते हैं कि इटली का प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। तो इटली के एकीकरण का प्रधानमंत्री किनको नियुक्त कर देते हैं? काउंट काबूर को। तो काउंट काबूर कौन था? तो इटली का प्रधानमंत्री था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखिए, कार्बोनरी की स्थापना जो है किस वर्ष हुई थी? तो कार्बोनरी की स्थापना जो है 1810 ईस्वी में हुई थी। और कार्बोनरी का संबंध किससे है? आपको याद होगा, कार्बोनरी का संबंध जो है मेजनी से है। किससे है? तो मेजनी से है ना, मेजनी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, गैरीबाल्टी पेशे से क्या थे? तो गैरीबाल्टी को ही इटली के एकीकरण का तलवार कहते हैं, और गैरीबाल्टी पेशे से क्या थे? नाविक थे। और गैरीबाल्टी का जो है, तो गैरीबाल्टी का जन्म की भी याद रखिएगा 1807 ईस्वी है ना। तो ये भी आप याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? हमने आपको अभी ये बताया था कि काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया था। इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? तो इटली के एकीकरण में किसका संबंध नहीं है? तो देखिए मेजनी का भी हो जाएगा, काउंट काबूर का भी हो जाएगा, और गैरीबाल्टी, ये तीनों का इटली के एकीकरण में बहुत ही योगदान है। और बिस्मार्क की बात करें, और यहाँ पर देखिए विक्टर इमैनुअल का भी योगदान था। और बिस्मार्क की बात करें, और यहाँ पर देखिएगा तो एक और रहते हैं जिनका नाम क्या रहता है? बिस्मार्क जो कि जर्मनी के एकीकरण के लिए जाने जाते हैं। और विलियम प्रथम, है ना, विलियम प्रथम जो कि प्रसा के राजा रहते हैं। कहाँ के? प्रसा के राजा रहते हैं विलियम प्रथम। तो उनका भी योगदान जर्मनी के एकीकरण में माना जाता है। जैसे सार्डिनिया पिडमोंट के राजा कौन थे? विक्टर इमैनुअल। ठीक उसी प्रकार प्रसा के राजा कौन थे? विलियम प्रथम थे। तो अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न वही है कि विलियम प्रथम कहाँ के शासक थे? तो विलियम प्रथम जो है आपका प्रसा के शासक थे, और प्रसा जो कि जर्मनी में ही स्थित है। सीडान का युद्ध जो है कब हुआ? तो देखिए सीडान का युद्ध की बात करें तो ये 1866 में ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच में हुआ था। ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच में हुआ था, है ना। तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा। प्रसा यानी कि जर्मनी ही हो गया। और देखिए सीडान पूछेगा तो 1866 हो जाएगा। और सेडोवा यहाँ पर आता, सेडोवा का युद्ध कब हुआ? सेडोवा, तो सेडोवा का जो युद्ध हुआ था आपका 1870 ईस्वी में। कब हुआ? 1870 ईस्वी में। और किसके किसके बीच में हुआ था ये भी आप रखिएगा याद, प्रसा और फ्रांस के बीच में। किसके किसके बीच में हुआ? प्रसा और फ्रांस के बीच में हुआ था। तो ये भी आप ज़रूर याद रखिए, प्रसा और फ्रांस के बीच में हुआ। तो प्रसा और फ्रांस के बीच में कौन सा युद्ध हुआ था? सेडोवा का युद्ध 1870 ईस्वी में। और इसके बाद होता है फ्रैंकफर्ट की संधि। क्या हो जाता है? फ्रैंकफर्ट की संधि। और इसके बाद ही इटली का
और जर्मनी का एकीकरण होता है। तो फ्रैंकफर्ट की संधि जो है आपका 1871 ईस्वी में होती है। तो ये भी आपको याद रखना है कि फ्रैंकफर्ट की संधि जो है कब होती है। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, कार्ल मार्क्स का जन्म जो है कहाँ हुआ था। तो हमने आपको बताया था कार्ल मार्क्स का जो जन्म है जर्मनी के राइन प्रांत के ट्रियर नगर, जर्मनी के राइन प्रांत के ट्रियर नगर। और कार्ल मार्क्स का जन्म जो है कब हुआ, 1818 ईस्वी में। कब हुआ, 1818 ईस्वी में। कार्ल मार्क्स जो है, कार्ल मार्क्स की जो पत्नी था है ना, वो बचपन के मित्र से विवाह किए, जेनी से, है ना। तो जेनी से विवाह कर लेते हैं कार्ल मार्क्स। और कार्ल मार्क्स की बात करें तो कार्ल मार्क्स देखिएगा, कार्ल मार्क्स एक पुस्तक लिखते हैं जिसका नाम क्या है, कार्ल मार्क्स का एक मित्र होता है जिसका नाम होता है फ्रेडरिक एंगेल्स, है ना। तो ये दोनों मिलकर एक पुस्तक लिखते हैं जिनका नाम है साम्यवादी घोषणा पत्र, साम्यवादी घोषणा पत्र, या उसको बोलते हैं कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, है ना। तो दोनों के लेखक कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगेल्स होंगे। और इसके बाद इन्होंने दास कैपिटल का भी रचना करते हैं। तो दास कैपिटल के भी लेखक कौन है, तो दास कैपिटल के भी लेखक है कार्ल मार्क्स। और इसे ही समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है, दास कैपिटल को। और कार्ल मार्क्स किसके विचारधारा से प्रभावित थे, हीगेल, ये भी याद रखिएगा। हीगेल कौन था, तो हीगेल दार्शनिक थे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होने वाला। अगला प्रश्न देखिएगा, इंग्लैंड में समाजवाद का जनक जो है किसे कहा जाता है। तो इंग्लैंड में समाजवाद का जनक जो है किसे बोलते हैं, रॉबर्ट ओवेन को। और वही बात करें कि वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है, तो वैज्ञानिक समाजवाद का जो जनक है वो आपको कार्ल मार्क्स को ही कहा जाता है। तो ये अभी आप याद रखिएगा। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक कौन है, तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगेल्स हो जाएंगे। और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन जो 1848 ईस्वी में हुआ था, ये भी आप याद रखिएगा। वहीं दास कैपिटल की बात करें तो दास कैपिटल का प्रकाशन जो 1867 ईस्वी में हुआ था। तो ये भी आप याद रखिएगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, साम्यवादी गुट का अगुवा कौन था। तो ये आपका सोवियत संघ रूस हो जाएगा, है ना, साम्यवादी संघ का। और सोवियत संघ की विघटन की बात करें तो सोवियत संघ का विघटन कब हुआ, 1991 ईस्वी में। आप ये भी याद रखिएगा, है ना। शीत युद्ध कब से कब तक चला था, ये भी आप याद रखिएगा। शीत युद्ध कब से कब तक चला था बताइए। तो शीत युद्ध जो है 1945 से लेकर के 1991 तक चला। कब तक चला, 1945 से 1900। समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है, दास कैपिटल को ही समाजवादी। और दास कैपिटल का प्रकाशन जो 1867 ईस्वी में किसके द्वारा हुआ था, कार्ल मार्क्स के द्वारा। तो अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो में ज़रूर कमेंट करें और इसे अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करें। इतने एक्सप्लेन में कोई भी आपको नहीं बता सकता है। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।